नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर, महत्वपूर्ण चर्चा ज्योतिष के ऊपर, अति दुर्लभ और ऐसे सूत्र जो आने वाले समय में न केवल मेरे ज्योतिष के मित्रों को बल्कि आम जनमानस को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। विवाह नामक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष, खंड, या ये कहें कि एक जीवन की अत्यधिक आवश्यकता जो करना चाहते हैं उनके लिए, उसके अंदर अभी हमने अष्टकूट के ऊपर बात करी थी। आज की चर्चा ये कैसे देखें कि विवाह के अंदर, प्रस्ताव लाने के अंदर एवं विवाह संबंधी बात को आगे बढ़ाने के लिए कौन व्यक्ति कितनी भूमिका निभाएगा, ये कैसे देखें। कई बार हम अनजाने में बहुत देर तक ये समझ ही नहीं पाते कि कौन व्यक्ति या परिवार का कौन जन इस प्रस्ताव को, विवाह प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा और यह विवाह प्रस्ताव पूरी तरीके से फलीभूत हो जाएगा। आज इसी चर्चा के ऊपर आगे बात करेंगे। मान लीजिए हमें यह पता लगे कि विशेष व्यक्ति या परिवार का ये सदस्य इस विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य के अंदर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जिन कन्याओं के लिए वर की तलाश, जिन बेटियों के लिए वर की तलाश उनके अभिभावक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सहायता है कि वो सीधे ही उस विषय वस्तु पे, उस व्यक्ति विशेष पे, उस संबंधी पे आगे बढ़ के बातचीत करें। ईश्वर ने चाहा तो सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी। विधि तो खैर लिखी जा चुकी है और उसका कालखंड भी निर्धारित है, किंतु फिर भी अगर हमें यह इंगित हो रहा है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि कौन व्यक्ति, कौन परिवार जन इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, तो हम क्यों ना सीधा ही उस तक अपनी पहुंच बनाएं और कार्य को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से बरसात होने के बाद फसल का उगना अत्यधिक लाभकारी होता है, वरना बिना बरसात के भी फसल आज के उपकरणों के द्वारा, आधुनिक खेतीबाड़ी के संसाधनों द्वारा हो तो सकती है, किंतु मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। जमीन से पानी निकालना पड़ेगा, पानी का दोहन करना पड़ेगा और फिर जाके फसल पैदा होगी। लेकिन बरसात के तुरंत बाद जमीन नर्म है और उसका ऊपर बीजारोपण करना और फल की प्राप्ति के लिए आगे कार्य करना बहुत ही लाभकारी है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष भी जनमानस की भलाई के लिए बनाया गया एक बहुत ही प्रामाणिक और एक सटीक शिक्षाप्रद शास्त्र है। आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण है और ये मैंने अपने आचार्यों से, और कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो अपने ब्रह्मलीन गुरुवर, जो अब इस समय हमारे साथ नहीं है लेकिन अपना आशीर्वाद देके सदैव ऊपर बने रहते हैं हमारे ऊपर, उनके द्वारा मैंने सीखा। उनके द्वारा कहे गए एक एक सूत्र आज मुझे याद आते हैं कि उनकी प्रामाणिकता अपने आप में कितनी सटीक थी। आज उसी खंड के ऊपर बात करते हैं। विवाह के अंदर कौन व्यक्ति प्रस्ताव को, विवाह प्रस्ताव को फलीभूत होते हुए अपनी कार्यशैली के द्वारा दिखाएगा, इसके ऊपर, इसमें
और भी कई अनुभव आप लोगों के हों तो मुझसे साझा कीजिएगा, किंतु आज की चर्चा इसी से आरंभ करते हैं। किसी भी कन्या की कुंडली के अंदर, बिटिया की कुंडली के अंदर दूसरे स्थान के अंदर जो राशि विद्यमान है, उसके कारक तत्व उसके ग्रह स्वामित्व के अनुसार, एवं दूसरे स्थान के ऊपर ग्रह अगर बली रूप से बैठा हुआ है तो ग्रह के कारक तत्व और ग्रह के नाती रिश्तेदार से संबंधित ऐसा कौन प्रियजन है जो उस ग्रह से संबंध बनाता है। जैसे हम अगर आरंभ करें तो सूर्य पिता और पिता तुल्य लोग, साथ ही सूर्य स्वयं को भी बताता है। इसी प्रकार से एक लड़के की कुंडली में, एक वर की कुंडली में अष्टम स्थान और अष्टम स्थान के अंदर जो उदित राशि है या अष्टम स्थान के अंदर जो बलि ग्रह है, वह ये बताएगा कि विवाह प्रस्ताव को क्रियान्वित होते हुए कौन विशेष भूमिका निभाएगा। जैसे एक स्क्रीन के माध्यम से इसे आपके साथ साझा करते हैं और आम जनमानस भी इसका लाभ कैसे ले सकता है, उसका भी इसके अंदर महत्वपूर्ण सूत्र देने की कोशिश करेंगे। वर्तमान कुंडली के अंदर मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। मेष लगन के अंदर मान लीजिए ये एक कन्या की बिटिया की कुंडली है। दूसरे स्थान के अंदर शुक्र की राशि उदित है। शुक्र अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये घर की स्त्रियों के द्वारा एक और मां जैसी किसी महिला के द्वारा रिश्ते का आगमन बताता है। अर्थात अगर ये बालिक कन्या के लिए अगर वर देखा जा रहा है तो हो सकता है मां, मौसी के परिवार की तरफ से कोई भूमिका निभाए और रिश्ता बन जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम इसी को वृषभ लगन की कुंडली बना देते हैं तो दूसरे स्थान के अंदर मिथुन नामक राशि उदित होती है। जब मिथुन नामक राशि उदित होती है तो यहां पे संबंध क्या बनेगा, एक कन्या की कुंडली के अंदर मामा बुध के कारक तत्व, मौसी भी बुध के कारक तत्वों में आती है, बहन भी बुध के कारक तत्वों में आती है। साथ में यहां पे अगर देखा जाए तो उच्च के राहु भी विराजमान है। राहु के कारक तत्व दादा और शुक्र के कारक तत्व पहले मैंने बताए। इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पे एक कन्या की कुंडली में कर्क राशि उदित होती है तो भावनाओं के कारण से, जनमानस के कारण से, इमोशंस के कारण से या बहुत ही निजी परिवार के कारण से व्यक्ति के जीवन में कन्या के, मैं विशेषता कह रहा हूं, कन्या के लिए दूसरा स्थान उसके जीवन में आने वाले जीवन साथी के बारे में बताती है। और इसको और आगे बढ़ाएं, सिंह राशि अगर दूसरे स्थान में उदित होती है पिता के कारण से या कई बार सरकार के कारण से भी, सरकार के कारण से अब आप कहेंगे कि कैसे विवाह हो सकता है आप किसी ऐसे कार्य स्थान पे कार्य करते हो जहां पे आपके साथ
आपके साथी आपको अच्छे लगने लग जाएं और वो सरकारी विभाग ही हो तो भी विवाह प्रस्ताव आ सकता है। यहाँ पे सूर्य अपने आप में बलि भी है, तो पिता और पिता तुल्य लोगों के कारण से कन्या के लिए वर की प्राप्ति के साधन बनेंगे। कन्या राशि अगर दूसरे स्थान के अंदर उदित है तो किसी सुंदर महिला के कारण से, विदेश के आवागमन के कारण से, किसी व्यापार, विदेशी व्यापार के साथ संबंधित व्यक्ति से, मामा के घर से या मौसी के माध्यम से, बहनों के माध्यम से कोई अच्छे रिश्ते की प्राप्ति में आगे कार्य बढ़ेगा। बुध साथ ही मित्रता का भी कारक है, मित्रों के। देखिए, ज्योतिष अपने आप में बहुत ही व्यापक विषय है, आप इसे धीरे धीरे समझें और उसके कारक तत्वों को लगा के देखें। ये अभी तक मैंने एक कन्या की कुंडली के ऊपर मैंने बात करी। दूसरे स्थान के अंदर तुला राशि अगर उदित है, तुला राशि शुक्र, मौसी के कारण से और कुदरती अगर दिन का जन्म है तो मां के कारण से, मां के सहयोग से, किसी सुंदर विदुषी महिला के कारण से जीवन के अंदर किसी जीवन साथी के आगमन का संकेत दिखाई देता है। इसी प्रकार कभी कभी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके परिवार के लोगों के साथ मिलके व्यापार करते हों, कई बार उनके माध्यम से भी कन्या के लिए रिश्ता, प्रपोजल, आमंत्रण, निमंत्रण आता हुआ देखा गया है। वृश्चिक राशि दूसरे स्थान में उदित, चंद्रमा लेकिन किंतु यहाँ पे अपनी नीच अवस्था में है, अर्थात बलि यहाँ पे राशि है। देखिए, कोई भी भाव बलि कब है? जब भाव के स्वामी उसको देखते हैं। कोई भी राशि बलि कब है? जब राशि के स्वामी उसको देखते हैं। फर्क समझ लीजिए, भाव के जो कारक तत्व हैं या जो उनके कारक हैं, अगर वो भाव को देखते हैं तो भाव अपने आप में बलवान है। जैसे दूसरे भाव के विशेष कारक बृहस्पति हैं, अगर दूसरे स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं तो बृहस्पति बलवान है, क्षमा कीजिए, दूसरा भाव बलवान है। किंतु दूसरे भाव के अंदर वृश्चिक राशि को मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि बलवान है, ना कि दूसरा भाव बलवान है। अर्थात जीवन के अंदर जातक को धन संचय करने में वृश्चिक के कारक तत्व बहुत ही काम आएंगे। बीच में ज्योतिष के अन्य योग भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे स्थान के अंदर वृश्चिक राशि भाई के कारण से, बहनों के कारण से एवं कभी कभी गुपचुप छुपे हुए रिश्तों के कारण से भी कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इसी प्रकार से धनु राशि अगर दूसरे स्थान में उदित है तो किसी धर्म गुरु के माध्यम से, मंदिर के अंदर बैठे हुए पंडित जी के माध्यम से, या जिनको आप अपना बड़ा मानते हैं और आप उनसे पूछें कि इस बच्ची के लिए, इस बिटिया के लिए कोई रिश्ता बताइए, तो गुरुओं के माध्यम से, रिश्तों के पुजारी के माध्यम से, पंडित के माध्यम से। दूसरे स्थान में बृहस्पति अपनी राशि के बैठे हुए हैं, वक्री हैं, वक्र बलम, बलम, मुख्य बलम, तो और भी बलवान हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से जातक, जातिका को, एक कन्या को वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से
और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरे स्थान के अंदर मकर राशि, शनि बलवान है, अपनी राशि के बैठे हुए हैं। पुरुष कुंडलियों में क्षमा कीजिए, पुरुष राशियों में शनि चाचा के प्रतीक हैं और स्त्री राशियों में शनि चाची के प्रतीक हैं, ताई के प्रतीक हैं। तो जब यहाँ पे अगर शनि बलवान है तो ये हो सकता है कि विवाह का प्रस्ताव किसी चाची के माध्यम से, किसी ताई के माध्यम से, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि घर में कोई अनुचर्या काम करने आती हो और कई बार वो औरों के घर भी काम करने जाती हो, तो कई बार वो भी एक अच्छा रिश्ता कभी कभी बता देते हैं कि हमने उनके घर में एक बहुत ही अच्छे बेटे या लड़के देखे हैं, आप अगर चाहें तो उनसे बात कर लीजिए, आपके सामंजस्य मिल जाएंगे। शनि के कारक तत्वों के अनुसार कन्या का विवाह होने की संभावनाएं अत्यधिक रहेंगी। इसी प्रकार से अब आते हैं हम एक लड़के की कुंडली में, वर की कुंडली में। लड़के की कुंडली में विशेषतः 8वां स्थान उसके विवाह प्रस्तावों को लेकर आता है। 8वें स्थान में उदित राशि, उस राशि के स्वामी के कारक तत्व व्यक्ति के जीवन में, जीवन के अंदर विवाह प्रस्ताव लेके आते हैं। जैसे 8वें स्थान के अंदर यहाँ पे कर्क राशि अगर विद्यमान है तो मां के परिवार के माध्यम से, भावनाओं के कारण से, जन संपर्क के माध्यम से एक अच्छे रिश्ते की संभावनाएं बनती है। इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले जो कारक तत्व बताए, तो 8वें स्थान के अंदर वही कारक तत्व एक वर की कुंडली पे, एक लड़के की कुंडली पे लगाइए, तो उससे आपको पता लगेगा कि एक कन्या की कुंडली में विवाह प्रस्ताव किस प्रकार से अपना रूप लेगा और एक वर की कुंडली में विवाह प्रस्ताव किस प्रकार से अपना रूप लेगा। आम व्यक्ति कैसे समझे, ये तो हमारे ज्योतिष छात्र और ज्योतिष के मित्रों लोगों के लिए हुआ। अब एक आम जन कैसे ये समझे कि उसको उनकी बिटिया के लिए, उनकी कन्या के लिए विवाह प्रस्ताव कैसे बनेगा या उसको बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर एक बिटिया के घर के अंदर, एक कन्या के घर के अंदर धन संपत्ति जोड़ने में भाई, भूमि, भाई बहन, भूमि महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस कन्या के विवाह के अंदर मुख्यतः भाई या बहन विशेष भूमिकाएं निभाएंगे। अगर एक कन्या जिस घर में पैदा हुई है, उस घर के अंदर अगर धन संपदा स्त्री के माध्यम से, गृह लक्ष्मी के माध्यम से बढ़ रही है, वैसे तो सदैव उसी के माध्यम से बढ़ती है, अगर बढ़ रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी स्त्री के कारण से एवं किसी मां के परिवार के माध्यम से कन्या के लिए एक अच्छा रिश्ता आने का संकेत दिखाई देता है। जिस घर के अंदर कुदरती पुत्री धन विशेष कन्याएं योग्यताएं ली हुई हैं, तो उस घर के अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि कोई कन्या ही, कोई मौसी, कोई मामा
एक अच्छा रिश्ता बनाने में सहयोग निभाएगा। जिस कन्या के घर के अंदर कोई सामाजिक कार्य, सोशल, जिसमें सीधा व्यक्तियों के साथ संपर्क बना रहता हो और माँ का वर्चस्व अच्छा हो, या जनता उनके पास सीधे सीधे जुड़ना चाहती हो, तो विवाह प्रस्ताव अपनी भावनाओं के अनुसार और अपने माँ के परिवार से आने के संकेत दिखाई देते हैं। जिस कन्या के परिवार के अंदर धन संपत्ति जोड़ने में सरकार का सानिध्य रहा हो, पिता का विशेष योगदान रहा हो, तो उसमें उस बालिका के लिए, क्षमा कीजिए, उस कन्या के लिए, उस बिटिया के लिए विवाह प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा कि कोई पिता के या पिता के माध्यम से आने के योग बनते हैं। इस प्रकार से आप इसको देखिए। और साथ में जिस परिवार के अंदर धन संपत्ति जोड़ने में धार्मिक, धर्म एवं प्रोडक्टिविटी, उत्पादन विशेष रूप से जिम्मेदार हो, ज्ञान देने का काम, टीचिंग प्रीचिंग बनी रहती हो, उस परिवार के अंदर कोई गुरु विवाह प्रस्ताव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। इसके साथ साथ जिस परिवार के अंदर स्थायी संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति, खुद की घर के परिवार की जमीन जायदाद के कारण से धन संपत्ति बनती हो, तो जाहिर सी बात है उस परिवार के अंदर कोई चाची, ताई, चाचा या ताया विवाह प्रस्ताव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कन्या के लिए। इस प्रकार से इनके कारक तत्वों को आप अपनी कुंडली में लगाइए। ये आम व्यक्ति के लिए ये मैंने खंड बताए, लेकिन ज्योतिषियों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। लड़के की पत्री में भी इसी प्रकार से अलग अलग योग बनते हैं। वहां संपत्ति, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा संपत्ति किसने बनाई है, या हमारे जो पूर्वजों की संपत्ति है वो मेरे परिवार में ज्यादा है या मेरे नाना के परिवार में ज्यादा है, उससे भी लड़के के विवाह प्रस्ताव के बारे में आपको एक सूत्र मिलेगा। छोटी चर्चा में आज आपने भाग लिया, धन्यवाद, आपका साधुवाद। पीछे भी मैंने कहा था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं लेकिन संपर्क नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, मेरा अत्यधिक समय पठन पाठन, शोध में और अध्ययन के अंदर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परामर्श नहीं करता हूँ, लेकिन जितना मुझसे बन सकता है उतना मैं जरूर करता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो केवल मेल कर दीजिए, जब समय उचित आएगा तो अपना आप ही मेरा और आपका संपर्क हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इससे अगली श्रृंखला विवाह के ऊपर तो अभी और भी कई खंड बनेंगे, किंतु उससे पहले हमारा पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ होने वाले हैं, और इस आपदापी के समय में, इस महामारी के समय में अपने घर में रह के श्राद्धों को, अपने पितृ कृपा को कैसे प्राप्त करें। कई बार पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद और अनजाने में उनके द्वारा कोई कर्ज, वैसे तो कभी वो कर्ज देंगे नहीं क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमें वो कर्ज देंगे क्यों, श्राप देंगे क्यों, लेकिन अनजाने में पराशर सूत्र ये कहता है कि पूर्व जन्म के श्राप कैसे देखे जाते हैं या हमारे पितृ श्राप कैसे देखे जाते हैं, उसके ऊपर एक पूरी चर्चा विस्तृत बहुत जल्दी ही श्राद्ध से, पितृपक्ष से पहले आपके साथ साझा करेंगे। कब कब कौन सा श्राद्ध पड़ेगा, उसके अंदर उसको कैसे मनाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके लिए लाभ रहेगा। बेल आइकॉन दबा देंगे, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। कमेंट लिखेंगे तो हमें फीडबैक मिलता रहेगा। लाइक अनलाइक सब आपके हाथ में। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आज की चर्चा यहीं समाप्त करके अगले खंड की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।